आप सभी साथियों को डॉक्टर मंजू रुस्तगी का प्यार भरा नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह कहानी है प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गोविंद शर्मा जी की और जिसका शीर्षक है हौसले की उड़ान। नदी में बहते पानी या झील में ठहरे पानी के आसपास ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। पानी के साथ अनेक घटनाएं जुड़ी हैं। मानवीयता एवं मानव कल्याण की कहानियां बनी हैं। राजा भगीरथ की तपस्या से धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। जब तक गंगा में पानी बहेगा यह कथा भी जीवित रहेगी। आरुणि की गुरु भक्ति, भाई कन्हैया की सदाशयता की कहानियां पानी के साथ जुड़कर ही अमर हुई हैं। भगीरथ राजा थे, आरुणि आज्ञाकारी छात्र, भाई कन्हैया साधारण किसान। लेकिन सबका काम भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। उनके हौसलों ने कईयों को उड़ने के लिए हौसले के पंख दिए। इसी तरह की सच्ची कहानी है आसाराम की कहानी। आसाराम और पानी की कहानी के प्रत्यक्षदर्शी लोग अब नहीं हैं, पर उनके हौसलों की उड़ान अजर अमर है। बात है सन 1921 के आसपास की। हरियाणा के जिला हिसार के एक गांव सिल्लाखेड़ा में एक युवक था, आसाराम, गरीब किसान। आसाराम की बहन का विवाह संगरिया के पास के एक गांव बोलावाली में हुआ था। बहन के विधवा होने पर उसे सहारे की ज़रूरत पड़ी तो आसाराम बोलावाली में बहन की मदद करने के लिए आ गया। बहन के घर का खर्च चलाने के लिए आसाराम गांव में मजदूरी करने लगा। भांजा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ाने की सोची गई। उन दिनों आसपास में कहीं स्कूल नहीं था। संगरिया में बस एक ही स्कूल था, जाट मिडिल स्कूल। मिट्टी की ईंटों से बने कच्चे कोठे, दिन में कक्षा कक्ष होते तो रात में छात्रावास। इसी स्कूल में भांजे को प्रवेश दिलवाने के लिए आया आसाराम। अनपढ़ आसाराम ने पहली बार किसी स्कूल के दर्शन किए थे। गांव में अभावों में घिरे घर से भी ज़्यादा कठोर जीवन होता था उन दिनों के ऐसे छात्रावासी स्कूलों का। ऊपर से अध्यापकों का भय भी विद्यार्थियों के दिलो दिमाग पर छाया रहता था। अपने भांजे का यहाँ जी लगाने के उद्देश्य से आसाराम 2-4 दिन स्कूल में ठहर गया। इन 2-4 दिनों में हठी आसाराम और स्कूल का ऐसा नाता जुड़ा कि आसाराम की कुछ वर्षों यानी सन 1921 से 1928 तक की जिंदगी एक दंतकथा बन गई। आसाराम स्कूल में ठहर गया। बिना किसी वेतन भत्ते के वह स्कूल का काम करने लगा। आसाराम अनपढ़ था, इसलिए अध्यापक तो नहीं बन सका। वह विचारक भी नहीं था, इसलिए स्कूल का विस्तारक भी नहीं कहलाया। पर वह सेवक था, समर्पण की भावना थी उसमें। उसने अपने आप को ऊंचे नीचे रेतीले धोरों के बीच स्थित इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया। स्कूल उन दिनों घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पीने के पानी का सर्वथा अभाव का अभिशाप उन दिनों यह क्षेत्र भुगत रहा था। पीने का पानी वर्षा होने पर कुछ कुंडों में संग्रह किया जाता था। कुंड बनाना भी हर एक की क्षमता नहीं थी। बरसात भी बहुत कम होती थी। ऐसे में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत था 5 किलोमीटर दूर चौटाला गांव का कुआं। लोग अपने पीने का पानी नियमित रूप से चौटाला से लाते थे। स्कूल में भी बैलगाड़ी पर रखी पानी की टंकी होती थी। उससे रोजाना चौटाला से पानी लाया जाता। अब यह काम आसाराम ने संभाल लिया था। वह रोजाना पानी की टंकी साफ करता, बैलों की देखभाल करता, चौटाला गांव में जाकर पीपों के सहारे पानी की टंकी को भरता, रेत के ऊंचे नीचे टीलों से होता हुआ संगरिया आता। यहाँ रोजाना घड़े मटके साफ कर उनमें पानी भरता और बच्चों को पानी पिलाता भी। स्कूल के पास से गुजरते राहगीर भी पानी पीते थे। इसके अलावा स्कूल के कच्चे कोठों की मरम्मत करता, गोबर मिट्टी से बने गारे से स्कूल का फर्श लीपता और प्रतिवर्ष बरसात से पहले स्कूल के कच्चे कोठों की छतों की मरम्मत भी करता, उन्हें लीपता भी था।
अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, उसे चलाने के लिए घर के लोग जो भी काम करते हैं वे सभी काम आसाराम करता था। वह 24 घंटों का सेवक था, बदले में 2 वक्त की रोटी। और क्या चाहिए था जीने के लिए। स्कूल में रहकर आसाराम पढ़ा नहीं, उसने कभी कोई परीक्षा नहीं दी। पर जीवन में परीक्षाओं के क्षण तो आते रहते हैं, कुछ उनसे बचकर निकल जाते हैं, कुछ विकल भी हो जाते हैं और कुछ एक ऐसे होते हैं जो कठिन परीक्षा से भी नहीं घबराते हैं। परीक्षा की आग में तपकर सोने से कुंदन बन जाते हैं। परीक्षा उनके लिए चुनौती होती है। आसाराम भी परीक्षा की इस घड़ी में ऐसा सफल हुआ कि दंत कथा बन गया। आसाराम पुरावन जल आधारित भारतीय संस्कृति एवं भारतीय सामाजिकता का संग्राहक बन गया। एक दिन आसाराम की गाड़ी का एक बैल अचानक मर गया। तुरंत दूसरा बैल नहीं मिला। स्कूल की आर्थिक दशा इतनी खराब थी कि संचालक दूसरा बैल खरीदने की सोचने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। 2 बैलों की गाड़ी एक बैल से तो चल नहीं सकती थी। बैलगाड़ी ना चले तो 5 किलोमीटर दूर चौटाला से पानी कैसे आए। पानी ना आए तो स्कूल के बच्चे प्यासे रहें, राहगीर प्यासे रहें। अब क्या करे आसाराम, क्या विद्यार्थियों को प्यासा रहने दे। स्कूल के कुछ छात्र तो इस हालत को देखकर बुरी तरह घबरा गए। कुछ ने तो यह भी सोच लिया कि स्कूल छात्रावास छोड़कर दूर अपने गांव में चले जाएंगे, जहां पीने का पानी मिलता है। लेकिन आसाराम ने आशा की ज्योति बुझने नहीं दी। उसने पानी की टंकी को साफ किया, एक बैल को एक तरफ गाड़ी में जोता, दूसरी तरफ बैल की जगह स्वयं को जोता और चल पड़ा पानी लाने के लिए चौटाला की ओर। लोग उसके दुस्साहस पर हंसे भी, यही उम्मीद की कि अभी खाली टंकी लेकर वापस आ जाएगा। नए युग के नए भागीरथ को देखकर गर्मी के दिन का सूर्य और भी प्रचंड हो गया था। आसाराम वापस लौटा, मगर खाली हाथ नहीं, पानी से भरी टंकी लेकर। उस दिन से उसका यही काम बन गया। दिन, सप्ताह, महीने बीते। आसाराम का यह क्रम अनवरत चलता रहा। तब तक चलता रहा जब तक दूसरे बैल की व्यवस्था नहीं हो गई। बैलगाड़ी खींचने से उसके कंधे और गर्दन के बीच की चमड़ी मोटी और काली होकर बैल की खाल की तरह बन गई। पर आसाराम ने अपने रहते किसी को प्यासा नहीं रहने दिया। लगभग 1928 में शरीर से अशक्त होने पर आसाराम अपने घर चला गया। उसकी घर की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। दूसरों की सेवा करने के लिए बैल की जगह गाड़ी में खुद को जोतने वाला आसाराम सेवा और समर्पण की अद्वितीय मिसाल बन गया। पर स्कूल बच गया। कोई छात्र स्कूल छोड़कर नहीं गया। 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र का वह स्कूल आज भी अपने पूर्ण विकसित और आधुनिक रूप में शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो यह थी कहानी आसाराम की। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।